Okay, so this is question 4 where we have a machine on the left hand side and the places A, B, C, D on the top of the table. So यहाँ पे मैंने सब वैल्यूज फील्ड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे दो प्लेस पे डैश था, तो जहां पे भी क्वेश्चन में डैश दिया रहेगा वहां पे तुम्हें उन्हें इन्फिनिटी लिखना है। व्हाट डू यू हैव टू राइट? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लिखने का मतलब ये है कि M3 को कभी भी A असाइन नहीं करेंगे और मशीन M2 के लिए कभी भी C असाइन नहीं करेंगे। तो पहला स्टेप ये है, जहां पे भी डैश दिया रहेगा वहां पे तुम्हें इन्फिनिटी लिखना है, ठीक है। दूसरा स्टेप, मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लिए रिगार्डिंग विद दिस एक्सरसाइज ऑल आर बैलेंस्ड प्रॉब्लम। बैलेंस प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि रो एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस प्रॉब्लम। चेक कर लेते हैं, हाउ मेनी रोज आर हियर? 1 2 3 एंड 4, 4 रोज। एंड कॉलम्स चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स है। रोज 4 है लेकिन कॉलम 5 है। तो अगर रोज एंड कॉलम्स अगर इक्वल नहीं है तो इट इज अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो अनबैलेंस प्रॉब्लम को स्टार्ट नहीं कर सकते, फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इन बैलेंस। तो बैलेंस में करना तो तुम्हारे पास 4 रोज और 5 कॉलम्स है, तो एक काम करते हैं, एक एक्स्ट्रा रो ऐड कर लेते हैं। तो जहां पे भी तुम्हें लग रहा है शॉर्ट पड़ रहा है, हमेशा एक रो या एक कॉलम कम रहेगा। तो जहां पे भी कम रहेगा वहां पे तुम्हें एक रो या एक कॉलम जो भी रहेगा दैट यू हैव टू ऐड, एंड बाय टेकिंग वैल्यूज 0 0 0 0 0। नाउ इट इज बैलेंस प्रॉब्लम हैविंग 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, ठीक है। नाउ विल डू एज वी डू, जैसा हम लोग पहले करते थे, मिनिमाइजिंग रो, मिनिमाइजिंग कॉलम, एवरी स्टेप विल डू। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1। दिस इज मिनिमाइजिंग रो। What do you mean by minimizing row? Select a minimum value from each row and subtract from that row. तो 4 6 10 5 6 फर्स्ट रो में मिनिमम है तुम्हारे पास 5, सेकेंड रो में मिनिमम है 4, थर्ड रो में मिनिमम है 2, फोर्थ रो में मिनिमम है 2, एंड फिफ्थ रो में तो 0, तो वी कैन राइट एज 0। तो यहाँ पे सर मेरे पास फर्स्ट रो में भी 4 है। यस, फर्स्ट रो में भी 4 एलिमेंट है। Okay, let's start with minimizing. So again write down, so here you have to write the statement लिखना है यहाँ। बट अभी फिलहाल मैं मिनिमाइजिंग रो करके वो स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ, सी डी एंड ई। यहाँ पे M1 M2 M3 M4 और M5 मैंने ऐड किया टू मेक इट बैलेंस। चलो फर्स्ट रो में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 - 4 0, 2 10 - 4 6, 1 एंड 6 - 4 2, 7 - 4 3 0। infinity -4 will give you infinity only. Infinity is a very large value जिसमें से अगर तुम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो will give you infinity only. Then we have 5 over here, तो 5 - 4 1 and 4 - 4 0। नेक्स्ट वैल्यू में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, infinity 1, 6 - 2 4, 9 - 2 7, 4 and 0, 9 - 2 7, 3 - 2 1, 5 0 and 1, and here we have all values are 0. So minimizing row done. Now we'll start minimizing column. तो फिर से हर एक रो में मिनिमम देखेंगे। अगर हर एक कॉलम में सॉरी मिनिमम देखेंगे और हर एक कॉलम में अगर मिनिमम 0 ऑलरेडी है तो मिनिमाइज कॉलम करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 है, देखा जाए तो हर एक कॉलम में 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिकॉज मेरा जो फिफ्थ रो है वो ऑटोमेटिकली 0 ही है। तो मिनिमाइजिंग कॉलम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। Now we'll start with drawing the minimum number of line so that all zeros get covered by the minimum number of line, and we have to draw in such a way that कि सब zeros covered होने चाहिए either by horizontal line or with vertical line, but minimum number of line। तो सबसे पहले देख लेते हैं ज्यादा zeros कहाँ पे। तो फिफ्थ रोज जिसमें ज्यादा zeros है, फिफ्थ रो ले लेते हैं हम लोग।
तो ये फिफ्थ रो मेरा, एंड देन वी कैन से दीज आर द टू जीरो, यहाँ पे दो जीरोस है और यहाँ पे भी दो जीरोस है। ठीक है, तो कोई सा भी वर्टिकली ले लेता हूँ उसको मैं। देन वी हैव सिंगल जीरो एंड सिंगल जीरो, तो इन तीनों के लिए कैसा भी ले लो, 1 2 एंड 3। तो देखा जाए तो लाइंस तो कवर्ड हो गई ना, 1 2 3 4 5, 5 लाइंस मैंने ड्रॉ किए और मेरे पास नंबर ऑफ रोज भी 5 है, मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन रीच्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस number of lines is equal to number of rows, hence optimum solution reached। अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन पहुंच गया मतलब हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं। सो हियर आई विल राइट इट्स M1 M2 M3 M4 M5, A B C D E, write down the values 0 2 6 1 2 3 0 infinity in 1 and 0, infinity 4 7 4 0, 7 1 5 0 1, 0 0 0 0 and 0। Okay, we'll draw the minimum number of line हो गया, and then now we are going to assignment। assignment का रूल again I am repeating, जिस रो में सिंगल जीरो रहेगा उसे असाइनमेंट करना है, एंड एक बार असाइनमेंट हो गया तो उसके कॉलम के जीरो कैंसिल करने। तो फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है, यस, तो यहाँ पे सिंगल जीरो विल डू असाइनमेंट। तो ये मेरा असाइनमेंट हुआ, उस कॉलम में कहीं भी दिखेगा जीरो कैंसिल कर देना। सेकेंड रो में सिंगल जीरो है, नहीं, दो जीरो, असाइनमेंट नहीं होगा। थर्ड रो में सिंगल जीरो है, यस, तो असाइनमेंट होगा, और उस कॉलम में जितने भी जीरो है कैंसिल कर देंगे। फोर्थ रो में सिंगल जीरो, यस, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी भी M2 बाकी है, लेकिन M2 में अभी दो था लेकिन एक कैंसिल हो गया, मतलब अभी एक ही जीरो बचा, तो इसे असाइनमेंट कर देंगे। और M5 को दे देंगे हम लोग लास्ट 0। तो यहाँ पे तुम्हारा असाइनमेंट हो गया। तो हियर विल राइट असाइनमेंट। असाइनमेंट तो कौन कौन से असाइनमेंट थे, M1 M2 M3 M4 M5। M1 को असाइनमेंट किसका होगा, ए का। M2 को असाइनमेंट किसका होगा, बी का। M3 को असाइनमेंट ई। M4 will get assigned with D and M5 will assign with C। Okay, write down their cost। तो M1 is A, तो M1 के करस्पॉन्डिंग में A की वैल्यू क्या है, इट इज 4, B 4, E 2, D 2 और C एक्चुअली है ही नहीं, M5 में देखा जाए तो मेरा वो नया रो है, उस वैल्यू इज 0। तो हियर विल राइट मिनिमम कॉस्ट। So it will be 4 plus 4 plus 2 plus 2 plus 0. So that is 12. So that's your answer। ठीक है, तो असाइनमेंट समझ में आया? अगर तुम्हारे पास अनबैलेंस प्रॉब्लम रहे तो भी सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर। Fifth, a company has a team of 4 salesmen and there are 4 districts where the company wants to start its business. After taking into account the capabilities of salesmen and the nature of district, the company estimates that the profit per day in rupees में दिया है, for each salesman in each district is as follows। Find the assignment of a salesman to various district which will yield maximum profit। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया we have to maximize the problem। So how will you maximize now? सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप है, that is the first step and rest of the steps are similar।
5th। तो मैं यहाँ पे ऊपर इट इज मैक्सिमाइज प्रॉब्लम। सो डिस्ट्रिक्ट दिस इज 1 2 3 and 4, A B C and D, 16 12 15 13 10 13 15 14 12 15 11 and 14 11 15 14 and 15। ओके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप तो ये करना तुम्हें कि मैक्सिमाइज अगर बोला है तो सबसे पहले सब में से मैक्सिमम ढूंढेंगे फ्रॉम ऑल वैल्यूज एंड विल सब्ट्रैक्ट ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम दैट मैक्सिमम। तो इस पूरे क्वेश्चन में सबसे मैक्सिमम इज 16 और सबको 16 से लेस करेंगे। सो ए बी सी डी 1 2 3 4। सो सबको 16 से लेस करो। 16 माइनस 16 0, 16 माइनस 16 में से लेस करना है 6। कभी भी वैल्यूज नेगेटिव नहीं आनी चाहिए हाँ। 16 minus 12 is 4 3 1 1 1 1 5 and 2 and 3 2 2 and 1। now एक बार ये हो गया then we'll do the minimizing row and minimizing column। so I'm doing minimizing row। तो you have to write the statement as well कि step 1 में तुमने क्या किया। now step 2 में क्या करने जा रहे हो। minimizing row means we'll select the minimum value from each row and we'll subtract all values, will subtract that values from the all element of that corresponding row। ठीक है। so we'll select the same। first में 0 already है, second में 1, third में 1 and fourth में भी 1। rest of all में सब में 1 है। A B C and D, here it is 1 2 3 and 4। तो फर्स्ट रो में कुछ चेंजेस नहीं क्योंकि मिनिमम 0 दिया है। सेकेंड रो में 1 दिया हुआ है तो 4 माइनस 1 3 2 0 0। थर्ड रो में भी 0 0 5 माइनस 1 4 and 2 माइनस 1। फोर्थ रो में 2 1 1 and 0। और मिनिमाइजिंग कॉलम अगर करने जा रहा हूं मैं तो हर एक कॉलम में अगर 0 आ रहा है तो मिनिमाइजिंग कॉलम करने की जरूरत नहीं है। नाउ विल डू दी असाइनमेंट, विल ड्रॉ द लाइंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइन। we'll have to draw the minimum number of line। कहीं पे 2 zeros ठीक है, 3 zeros का सेट है कहीं पे नहीं, तो 2 zeros यहाँ पे 2 zeros यहाँ पे। तो इसके लिए मैं ये रो ले लेता हूँ और इसके लिए मैं ये रो ले लेता हूँ। अभी भी 2 zeros बच गए हैं तो इन दोनों को वर्टिकली ज्वाइन करूंगा मैं। सो देखा जाए तो कितनी लाइन मैंने ड्रॉ किए, 4 लाइन ड्रॉ किए, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल। हेंस ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज रीच्ड। ठीक है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ लाइंस is equal to number of rows। hence optimum solution reached। ऑप्टिमम सॉल्यूशन रीच्ड हो चुका है, इसका मतलब नाउ वी कैन असाइन देम। तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट लिख दे रहा हूँ, दैट इज ए बी सी डी 1 2 3 and 4। वैल्यूज 0 6 4 5 4 1। ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट। सबसे पहले विल डू विद द रो। जिस रो में सिंगल जीरो रहेगा उसे असाइनमेंट करना है। तो फर्स्ट रो में असाइनमेंट
तो फर्स्ट रो में असाइनमेंट यस कि सिंगल जीरो, तो इस रो में सिंगल जीरो तो मैंने असाइनमेंट कर दिया एंड कॉलम के जीरो विल गेट कैंसल। नेक्स्ट रो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो जीरो है, तो कंफ्यूजन है कि 3 को असाइनमेंट करो कि 4 को करो। सी में अभी सिंगल जीरो ही है तो असाइनमेंट कर सकते हैं एंड नो कैंसलेशन। डी में भी सिंगल जीरो है बट कैंसलेशन होगा, तो कैंसिल हो गया तो अभी इट इज लेफ्ट ओनली विथ 1 जीरो, तो बी का भी असाइनमेंट डन हो गया। तो हियर यहाँ पे मेरे पास असाइनमेंट हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सेल्समैन, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड हियर आई एम राइटिंग प्रॉफिट एंड दैट टू इन रुपीज। सेल्समैन ए बी सी डी, चलो असाइनमेंट ए को असाइनमेंट क्या हुआ है 1, बी को असाइनमेंट 3, सी को असाइनमेंट 2 एंड डी को असाइनमेंट 4। उनके कॉस्ट, ए को 1 है दैट इज 16, बी को 3 है दैट इज 15, सी को 2 है दैट इज 15 एंड डी को 4 है दैट इज अगेन 15। तो टोटल कितना आएगा, टोटल प्रॉफिट या टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सबको ऐड कर देंगे 16 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, 61। तो रुपीज 61 इज द टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। we have the last question, question number 6। again the same way we have a dash, मतलब वहां पे हम लोग को इंफिनिटी रखना है और रोज देखा जाए तो 4 है एंड कॉलम 5 है, स्टिल सेम नहीं है, इट इज अनबैलेंस प्रॉब्लम। सो अनबैलेंस प्रॉब्लम रहेगा तो विल हैव टू पुट अ सिंगल रो हैविंग वैल्यू 0 0 0 0। okay, now let's start with the second part of the chapter, that is sequencing। sequencing is again easy है एज असाइनमेंट है बट डिफरेंट है completely। और यहाँ पे तुम्हें एडिशन आने चाहिए, बस तुम्हें मशीन को ऐड करना है। ठीक है, हियर यू जस्ट नो नीड टू नो कि हाउ टू ऐड द वैल्यूज। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। अगेन कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट स्टेप्स है, उस स्टेप्स को फॉलो करना है एज वी डिड इन असाइनमेंट। वहां पे भी कोई भी फॉर्मूला नहीं था, जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना था। तो सेम थिंग फॉर द सीक्वेंसिंग एज वेल। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ सीक्वेंसिंग। I'll take the problem and with the problem I will explain how to assign and how to sequence the machine. This I'm taking my first question. A machine operator has to perform two operations. Perform two operations, turning and threading on 6 different jobs. The time required to perform these operations in minutes for each job is known. Determine the order in which the jobs should be processed in order to minimize the total time required to complete all the jobs. Also, find the total processing time and idle time for turning and threading operation. यहाँ पे तुम्हें दो चीज तो हमेशा निकालनी फॉर ईच सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, टोटल प्रोसेसिंग टाइम एंड द आइडल टाइम। देखो टोटल प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है और आइडल टाइम क्या होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये तुम्हारे पास ए और बी दो मशीन है, तुम्हारे पास दो जॉब है 1 एंड 2। तुम्हारा जो क्या कहते हैं कंपनी है या कारखाना है या इंडस्ट्रीज है, पेपर प्रोडक्शन का है। किसका है, पेपर प्रोडक्शन का है। अलग अलग कंपनी के तुम बुक बनाते हो, तो जो सबसे पहला है मतलब 1 और 2, दो अलग अलग तुम्हें कंपनी से ऑर्डर मिला कि मुझे बुक बना के चाहिए।
बड़े बड़े लॉट है। तो जो ए और बी है, ए का काम होता है पेज को कट करके सेट करना, और बी का काम होता है उसको बाइंडिंग करना, मतलब पेपर को पूरा जब सेट हो जाएगा, मतलब प्रॉपर शेप में हो जाएगा, जितना साइज का तुम्हें कट करना है, कटिंग होने के बाद उसको बाइंडिंग करना है। ठीक है, तो पहले कटिंग होगा फिर बाइंडिंग होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक एक पेज जाएगा उसके पास और बाइंडिंग होते रहेगा, नहीं, पूरा जो भी लॉट है, मतलब 100 200 500 का जो लॉट है, पूरा एक साइज का कट हो जाएगा, और एक बार कट होने के बाद फिर उसको बाइंडिंग कर देंगे यहाँ से हम। ठीक है, तो 1 और 2 तुम्हारे पास दो लॉट है, कंपनी ने, मतलब तुम्हारे पास जो ऑर्डर आ रहा है दो अलग अलग कंपनी से आ रहा है, और बड़े बड़े लॉट है। बट ये है कि जब तुम्हारा पहला लॉट जब ए में जाएगा फॉर कटिंग पर्पस, तो कटिंग करने में उसको 5 आवर्स लगते हैं, और बाइंडिंग करने में उसको 2 आवर्स। और जो दूसरा लॉट अगर मैं लूंगा तो कटिंग करने के लिए उसको 3 आवर्स लगते हैं, लेकिन बाइंडिंग करने के लिए 4 आवर्स। ऐसा कुछ टाइमिंग दिया हुआ है इन आवर्स। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान सुनो। अगर तुमने मशीन ए और मशीन बी दो बंदे बैठा दिए फॉर कटिंग एंड फॉर बाइंडिंग, अगर तुमने समझो लॉट 1 लिया, तो लॉट 1 जब लोगे तो जो ए बंदा रहेगा, he will start cutting the paper in appropriate dimension, जो तुम्हें पैरामीटर दिया गया डायमेंशन उसमें कट करना स्टार्ट करेगा। बट वो तब तक 5 घंटे लेगा। बट ड्यूरिंग दिस 5 आवर बी के पास कोई काम नहीं करने के लिए, बिकॉज जब तक ये जॉब कंप्लीट होगा नहीं तब तक बी के पास आएगा नहीं। तो बी विल वेट फॉर 5 आवर्स। तो जो 5 आवर्स के लिए जो वेटिंग पीरियड रहता है, दैट वेटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज आइडल टाइम। दैट वेटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज आइडल टाइम। तो तुम्हें आइडल टाइम समझ में आया? तो आइडल टाइम ए के लिए भी रहेगा और बी के लिए भी रहेगा, मतलब ए भी कभी कभी वेट करेगा और बी भी कभी कभी वेट करेगा। वेट क्यों कर रहा है? बिकॉज जब तक प्रोसेस होगा नहीं मशीन ए पे, बी के पास जाएगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि 4 आवर्स में चलो मैं काम करता हूँ, 2 घंटे का जितना काम होता है उतना दे देता हूँ तुम करते रहो। इट इज नॉट इन दैट वे। ही हैज टू प्रोसेस, सब जितने भी पेपर है उसको पहले प्रॉपर एक ही साइज में कट हो जाएगा, तो ही विल गिव टू द अदर पर्सन दैट इज सिटिंग ऑन फॉर बाइंडिंग। ठीक है, तो पहले ए पे खत्म होगा देन बी के पास जाएगा। जब ए के पास आया, प्रोसेस होगा, तो 5 आवर्स के लिए बिजी रहेगा। तो 5 आवर्स तक बी के पास कोई काम नहीं है, एंड दैट 5 आवर्स इज द वेटिंग पीरियड फॉर बी, एंड दैट टाइम इज नोन एज आइडल टाइम। पहला काम समझ में, व्हाट इज आइडल टाइम, विच इज कॉल्ड एज वेटिंग टाइम। और फ्री टाइम मतलब उसमें वो काम नहीं हो रहा है। दूसरा होता है टोटल प्रोसेसिंग टाइम। टोटल प्रोसेसिंग टाइम मतलब ए ने जॉब किया, बी को दिया, फिर बी बाइंडिंग करेगा। फिर ए ने दूसरा जॉब लिया, वो स्टार्ट किया, फिर बी को दिया, बी ने उसको 4 घंटे में किया। तो तुम्हारा पूरा जॉब कंप्लीट होने में, मतलब पहला जॉब एंड दूसरा, दोनों को पूरा लॉट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोसेसिंग टाइम, टीपीटी। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टोटल प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें यही पढ़ना है, टोटल प्रोसेसिंग टाइम एंड आइडल टाइम। अभी सम जो लिया मैंने, नाउ आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन सो इट विल बी मोर क्लियर। तो जॉब, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जॉब, यहाँ पे टाइम फॉर टर्निंग, पहले टर्निंग होगा, याद रखो जो पहला जॉब है पहले वो होगा, उसके बाद थ्रेडिंग होगा। वैल्यूज 3 12 5 2 9 एंड 11, 8 10 9 6 3 1। ऊपर जॉब क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे तुम्हें लिखना है टोटल टाइम। तो सबसे पहला काम ये है कि जो भी तुम्हारे पास टर्निंग और थ्रेडिंग का टाइम दिया हुआ है उनको पूरा ऐड कर लो। तो लेट्स स्टार्ट ऐडिंग। तो ऐड करने पे देखो कितना आएगा, 12 + 3 15 + 5 20 22 22 + 9 31 31 + 11 42 and that is in minutes। सिमिलरली सेकेंड को ऐड करो, 8 + 10 18 + 9 27 6 33 36 37 37 मिनट्स। ठीक है, अब हियर सबसे मेन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सीक्वेंस, कि कौन सा सीक्वेंस लेना है, मतलब जॉब पहले कौन सा स्टार्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
ओके, यहाँ पे नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस कैसे निकालते हैं। तुम्हारे पास जॉब तो दे दिया 1 2 3 4 5 6, बट जरूरी नहीं तुम्हें इसी ऑर्डर में ही जॉब लेना है कि 1 2 3 4, तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। बस ये लेना है कि जब भी तुम जॉब असाइन कर रहे हो, जिस सीक्वेंस में तुम्हें लेना है कि थर्ड जॉब लू कि फोर्थ जॉब लू, ऐसे जॉब सिलेक्ट करो कि कम से कम टाइम में तुम्हारा पूरा का पूरा जो काम है, वो जॉब है, वो कंप्लीट हो जाए। इन मिनिमम टाइम यू शुड कंप्लीट द जॉब, ऑल 6 जॉब्स। तो उसके लिए एक छोटा सा वे मेथड है, वो कैसे देखो। यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टर्निंग जो तुम्हारा पहला मशीन है, यहाँ पे लिखेंगे थ्रेडिंग जो तुम्हारा दूसरा मशीन है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। टाइम फॉर टर्निंग तुम्हारे पास दिया हुआ है, टाइम फॉर थ्रेडिंग तुम्हारे पास दिया हुआ है। तो रूल ये है कि तुम्हारे पास जो टर्निंग है और जो थ्रेडिंग टाइम, उसमें ढूंढेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, कौन सा टाइम मिनिमम है। अगर वो टाइम टर्निंग में आ रहा है ऊपर साइड, तो जो भी जॉब रहेगा वो टर्निंग साइड लिखेंगे। अगर वो मिनिमम टाइम थ्रेडिंग में आ रहा है, तो जो भी जॉब रहेगा वो थ्रेडिंग साइड लिखेंगे। जैसे भी सबसे मिनिमम दिख रहा है मुझे 1, क्या दिख रहा है 1, और वो भी कहाँ पे है, थ्रेडिंग के साइड है, मतलब नीचे है। तो नीचे रो में आएगा तो थ्रेडिंग साइड लिखेंगे, और अगर ऊपर रो में मिनिमम आएगा तो टर्निंग साइड लिखेंगे। बट क्या लिखना है, जॉब। तो सबसे मिनिमम मैंने देखा इन दो रो में, फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में मिनिमम है 1, जो कि नीचे आ रहा है। कौन सा जॉब है, 6। तो जो 6th जॉब है वो थ्रेडिंग के साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे आई विल राइट द जॉब नंबर 6। तो अभी 6 जॉब को भूल जाओ, वो हो गया सीक्वेंस में, वो सबसे लास्ट आएगा। अब बाकी जो है उसमें देखेंगे मिनिमम क्या है तुम्हारे पास। तो मिनिमम मुझे दिख रहा है बाकी सब में 2 है। तो 2 है, वो भी ऊपर साइड आ रहा है टर्निंग में। तो ऊपर साइड आ रहा है मतलब टूवर्ड्स टर्निंग लिखेंगे, नीचे साइड आया तो थ्रेडिंग साइड लिखेंगे, और ऊपर आया तो टर्निंग साइड। तो ऊपर आया 2 मिनिमम है, जो बाकी सब एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो वो जॉब कौन सा है, 4। तो ये जॉब भी खत्म हो गया, इसको मैंने फर्स्ट असाइन कर दिया, मतलब ये 4 हो गया यहाँ पे। तो 4 हो गया एंड 6 हो गया। अब बची हुई जॉब 1 2 3 5 में देखो वैल्यूज में मिनिमम क्या दिया हुआ है, मिनिमम 3 दिया हुआ है। ऊपर भी है और नीचे भी है, मतलब ऊपर फर्स्ट जॉब है और नीचे 5th जॉब है। तो ऊपर अगर आया है तो वो जॉब टर्निंग साइड लिखेंगे, मतलब फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये भी जॉब खत्म हो गया। और जो तुम्हारा 3 नीचे आया है वो 5th जॉब है, तो वो थ्रेडिंग साइड लिखेंगे। तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा जॉब, एवरी टाइम जॉब को मेंशन करना है। वैल्यूज ढूंढना टाइम के थ्रू कि मिनिमम टाइम जहाँ पे रहेगा, बट लिखना जॉब है। बचे अभी 2 और 3, इसमें देखेंगे मिनिमम क्या है। तो 12 5, तो 5 मिनिमम है, जो कि ऊपर साइड आ रहा है टर्निंग साइड। कौन सा जॉब है, 3। तो जो 3 रहेगा वो टर्निंग साइड लिखेंगे, और लास्ट में जो तुम्हारा जॉब बच गया वो 2 यहाँ पे लिख देंगे। सो दिस इज योर सीक्वेंस। सो इस सीक्वेंस में तुम्हें स्टार्ट करना है सॉल्व करने के लिए। तो सीक्वेंस क्या है, 4 1 3 2 5 6, 4 1 3 2 5 6। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप है सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब पूरा एक टेबल फॉर्म होगा। टेबल में यहाँ पे लिखूंगा मैं सीक्वेंस, देन आई विल राइट टाइम फॉर टर्निंग, then I will write time for threading. Sequence, time for जो जो तुम्हारे पास सीक्वेंस आया था, कौन कौन सीक्वेंस थे, इट इज 4 1 3 2 5 एंड 6। अब जो तुम्हारे पास ईच, यहाँ पे मैं इसे बॉक्स बना दे रहा हूँ। सीक्वेंस का पहला कॉलम, तुम्हारे पास फिर दो टाइम थे, टाइम फॉर टर्निंग एंड टाइम फॉर थ्रेडिंग। हर एक जो टाइम फॉर टर्निंग एंड टाइम फॉर थ्रेडिंग है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। विल डिवाइड इन 2 पार्ट। तो फर्स्ट में लिखेंगे इट विल बी इन टाइम, आउट टाइम।
इन टाइम आउट टाइम। देखो ये इन टाइम आउट टाइम होता कैसे, सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे टाइम फॉर टर्निंग, मतलब मैं फर्स्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान सुनो, इस टेबल में वैल्यूज फीड करना है। तो पहले टर्निंग पे, तो टर्निंग पे ध्यान देंगे, तो मतलब पहले जो बंदा बैठा है मशीन टर्निंग पे वो अपना काम स्टार्ट करेगा। जब भी काम स्टार्ट होगा विल हैव टू पुट जीरो, मतलब जीरो टाइम से मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सीक्वेंस में बताकर चला गया हूँ कि मुझे इसी सीक्वेंस में असाइन करना है, इसी सीक्वेंस में जॉब लेना है। पहला जॉब मैं 4 कंप्लीट करूंगा, फिर फर्स्ट कंप्लीट करूंगा, फिर 3 कंप्लीट करूंगा, फिर 2 कंप्लीट करूंगा, फिर 5 कंप्लीट करूंगा, फिर 6 कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद जॉब 4। ठीक है, जॉब 4 स्टार्ट करेंगे। तो जॉब 4 जब आएगा, टाइम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो जॉब 4 जब मशीन, याद देखो टाइम फॉर टर्निंग, इसी पे ध्यान देना है। तो जब मैं जॉब 4 करना स्टार्ट करूंगा, जॉब 4, तो जॉब 4 यहाँ पे, तो टाइम फॉर टर्निंग जॉब 4 को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स। तो मतलब 0 से स्टार्ट करेगा मैं, और 2 आवर्स के लिए बिजी रहूंगा, तो 0 में 2 ऐड कर दो, मतलब आउट टाइम हो जाएगा 2। तो इसका मतलब जब मैं जॉब 4 लूंगा, 0 टाइम पे लूंगा, और 2 मिनट्स के बाद मेरा जॉब हो जाएगा, मतलब वो आउट टाइम है, मतलब उस टाइम में मेरा जॉब 4 निकल जाएगा। अब निकल जाएगा मतलब अब मैं नया जॉब ले सकता हूँ टर्निंग का, तो मतलब आई विल स्टार्ट विद 2, मतलब जो नेक्स्ट जॉब लूंगा वो 2 मिनट्स के बाद ही आएगा, क्योंकि 0 से लेकर 2 मिनट्स तक आई एम बिजी इन डूइंग फोर्थ जॉब। तो एक बार मेरा फोर्थ जॉब हो गया, मतलब आउट टाइम हो गया, देन आई विल टेक द नेक्स्ट जॉब आफ्टर 2 मिनट्स। तो जो वैल्यूज तुम यहाँ पे लिखोगे आउट टाइम, वो नेक्स्ट के लिए इन टाइम हो जाएगा। तो नाउ आई एम अवेलेबल फॉर टेकिंग द नेक्स्ट जॉब। तो नेक्स्ट जॉब मेरा क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट जॉब के लिए अगेन टर्निंग में इट विल टेक 3 मिनट्स। तो 2 मिनट से तो स्टार्ट ही हो रहा है, 3 मिनट और बिजी रहेगा टू डूइंग द फर्स्ट जॉब। तो ऐड कर दो 2 + 3, इट विल बी 5। तो 5 मिनट्स तक मैंने 2 जॉब कंप्लीट कर दिए, 4 एंड फर्स्ट। देन द नेक्स्ट जॉब आई विल टेक आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब सेम वैल्यूज कॉपी करना है। अगेन यहाँ पे तुम्हारे पास 5 आ गया। अब थर्ड जॉब, थर्ड जॉब तुम्हारे पास कितना है, फॉर 5 मिनट्स। तो 5 + 5 दैट इज 10, दैट इज 10। देन आई विल टेक द नेक्स्ट जॉब। तो अभी 10 मिनट्स तक मैं बिजी हूँ, मतलब 10 मिनट्स तक मेरे 3 जॉब हो चुके हैं। नेक्स्ट जॉब में 10 मिनट्स बाद लूंगा, आई विल टेक द सेकेंड जॉब। तो सेकेंड जॉब आई एम बिजी फॉर 12 मिनट्स, उसे करने मुझे 12 मिनट्स लगेंगे। तो 10 + 12 विच विल बी 22। देन 22 यहाँ पे लिख दूंगा मैं, एंड नाउ इट विल बी फिफ्थ जॉब। तो फिफ्थ जॉब तुम्हारा 9 मिनट्स है, 22 + 9 31। देन आई विल टेक after 31 minutes I will take my sixth job which is 11, 31 + 11 which is 42। तो 42 मिनट से मेरा जो डिसाइडेड टाइम है फॉर ए का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब मेरा यहाँ पे टर्निंग कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग फॉर थ्रेडिंग, बट रूल ये है जब टर्निंग हो जाएगा उसके बाद ही थ्रेडिंग स्टार्ट होगा। मतलब जो तुम्हारा जो बंदा या जो पर्सन थ्रेडिंग मशीन पे बैठा हुआ है वो डायरेक्ट माल नहीं लेगा, ही विल टेक द क्वांटिटी फ्रॉम टर्निंग, टर्निंग से जो होगा उसके ऊपर थ्रेडिंग करेगा वो, मतलब थ्रेडिंग विल डिपेंडेंट ऑन टर्निंग। ठीक है, अभी फिर से वही चीज, अभी टाइम फॉर थ्रेडिंग पे ध्यान दो। तो थ्रेडिंग में पहला जॉब कौन सा लूंगा मैं, फोर्थ। जब मैं फोर्थ लूंगा लेकिन मैं डायरेक्टली 0 से नहीं स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मुझे यही जॉब यहाँ पे लेना है। तो 2 मिनट जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो वो उससे ले लेगा 2 मिनट्स बाद, बिकॉज उसी जॉब पे इसको परफॉर्म करना है। एंड देन जो तुम्हारा फर्स्ट वाला बंदा रहेगा वो 2 मिनट्स के बाद दूसरा जॉब ले लेगा, दैट इज फर्स्ट जॉब। और मैं क्या करूंगा, 2 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा काम, क्योंकि 2 मिनट तक वो जॉब कंप्लीट हुआ ही नहीं है। सो आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, दैट इज माई वेटिंग पीरियड। एंड आफ्टर 2 मिनट्स आई विल स्टार्ट टेकिंग माई फोर्थ जॉब। तो 2 मिनट के बाद जैसे ही यहाँ पे फोर्थ जॉब कंप्लीट हो जाएगा आई टेक दैट जॉब। तो 2 मिनट के बाद मुझे पहला जॉब मेरा अवेलेबल होगा। एंड फोर्थ, आई एम बिजी 6 मिनट, आई एम बिजी 6 मिनट्स इन डूइंग दैट जॉब। तो 2 में 6 ऐड कर देंगे, इट विल बी 8। मतलब मेरा फर्स्ट जॉब 8 मिनट्स के बाद कंप्लीट होने वाला है, तो मैं 8 मिनट्स के बाद नेक्स्ट जॉब लूंगा। तो यहाँ पे ये चीज भी ध्यान देना है कि ये जो टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग इससे हमेशा बड़ा रहना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। अब वो क्यों नहीं होना चाहिए मैं आगे बताऊंगा जैसे ही छोटा आएगा। अगर बड़ा है तो ठीक है। तो 8 मिनट के बाद मैं नेक्स्ट जॉब लूंगा, दैट इज माई फर्स्ट जॉब। तो फर्स्ट जॉब के लिए मेरा थ्रेडिंग टाइम 8 है।
8 + 8 16, 16 कॉपी कर सकते हैं, अभी भी ग्रेटर है, जब तक ग्रेटर रहेगा या इक्वल रहेगा कॉपी करते रहो सेम। 16 यहाँ पे कॉपी किया। विल टेक द थर्ड जॉब, थर्ड जॉब इज 9, 16 में 9 ऐड हो जाएगा, that is 25, then I will write 25, then I will take the second job, second job is 10, 25 + 10 which is 35, 35, then we'll take the fifth job, fifth job is 3, 3, तो 35 + 3 38, बट 38 में यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि वैल्यूज लेस हो गई। अब मैंने बोला था कि वैल्यूज लेस नहीं होनी चाहिए। अब इसका रीजन क्यों है कि वैल्यूज लेस नहीं होनी चाहिए? रूल ये है कि जब भी मैं यहाँ पे वैल्यूज कॉपी करता हूँ तो मैं हमेशा यहाँ पे देखते भी रहता हूँ। क्यों? रूल ये है कि जब भी हम लोग थ्रेडिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थ्रेडिंग के लिए नया यूनिट नहीं लेते हैं, जो यहाँ पे एक जॉब हो चुका है वही लेते हैं। तो यहाँ पे जब टाइम फॉर टर्निंग में चेक किया, जो फर्स्ट जॉब था वो 5 मिनट्स के बाद हो गया और उसने 5 मिनट्स के बाद नया जॉब लिया, तो 5 मिनट्स हो गया, मतलब 5 मिनट्स के बाद मुझे वो जॉब अवेलेबल है, मतलब उस पर मैं थ्रेडिंग कर सकता हूँ, चाहे मैं बाद में स्टार्ट करूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी काम में बिजी हूँ अपने पहले वाले में। तो अगर उसका 5 मिनट में हो गया तो वो अपना रख देगा और अपना नया जॉब स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही मेरा जॉब कंप्लीट हो जाएगा 8 मिनट बाद मैं वो ले लूंगा। तो मतलब ये वैल्यू ज्यादा टाइम के बाद भी रही तो भी चलेगा। बट यहाँ पे सिचुएशन कैसा है, मेरा काम अब मैं बीच में फटाफट किया और मेरा 38 मिनट्स में हो गया। अब मैं लास्ट जॉब लेने जा रहा हूँ विच इज माई 6th जॉब, बट 6th जॉब अभी भी प्रोसेस हो रहा है, स्टिल इट इज प्रोसेसिंग ऑन द टर्निंग मशीन। तो 38 मिनट बाद अगर देखा जाए तो अभी देखो प्रोसेस हो ही रहा है, मैं छीन नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं वेट करूंगा। तो 38 मिनट्स में हो गया लेकिन अभी भी उसका काम चल रहा है, जब तक 42 मिनट्स होगा नहीं मैं जॉब लूंगा नहीं। तो ही विल वेट फॉर द रिमेनिंग टाइम, जो भी बचा हुआ है 42 यहाँ पे कॉपी कर देगा, मतलब 4 मिनट एक्स्ट्रा वेट करेगा वो। इसका मतलब कभी भी वैल्यू लेस रही तो हमेशा कॉपी करना है, ग्रेटर रहेगी चलेगा, ग्रेटर रहेगी तो क्या रहेगा, इसका काम हो कि उसने रख दिया है अपना नया स्टार्ट कर दिया है, अब मेरा होगा तो मैं ले लूंगा वैसे ही। लेस नहीं होना चाहिए, तो 38 में यहाँ पे कॉपी नहीं करूंगा, बट देन आई विल राइट द सेम वैल्यूज 42, जैसी हो जाएगा वैसे ही ले सकता हूँ फिर 42। और 6 जॉब के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, तो यहाँ पे 42 + 1 43। तो ये जो लास्ट बॉक्स बनता दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोसेसिंग टाइम। तो क्वेश्चन में यही निकालना था टोटल प्रोसेसिंग टाइम क्या रहेगा। टोटल प्रोसेसिंग टाइम इट विल बी 43 मिनट्स। और क्वेश्चन में और भी पूछा था कि आइडल टाइम क्या रहेगा। तो आइडल टाइम मतलब तुम्हारे पास दो मशीन, एक टर्निंग और एक थ्रेडिंग, दोनों का तुम्हें आइडल टाइम निकालना है। तो फर्स्ट आई विल कैलकुलेट आइडल टाइम। जैसा कि मैंने बताया आइडल मतलब होता है फ्री टाइम और वेटिंग टाइम। आइडल टाइम फॉर टर्निंग और दूसरा आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, टोटल प्रोसेसिंग टाइम टोटल प्रोसेसिंग टाइम माइनस सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम फॉर टर्निंग, सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम फॉर टर्निंग। तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम मतलब जो तुमने ये निकाला टाइम 43, एंड सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम फॉर टर्निंग, इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा क्वेश्चन था जहां पे तुम्हें टाइम फॉर टर्निंग को ऐड किया था, तो वो प्रोसेसिंग टाइम का एडिशन, सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम कितना है 42, तो यहाँ पे 43 माइनस 42, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो टर्निंग मशीन 1 मिनट के लिए फ्री थी, 1 मिनट्स के लिए, एंड थ्रेडिंग मशीन के लिए सेम फॉर्मूला, टोटल प्रोसेसिंग टाइम सेम रहेगा, और यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम फॉर थ्रेडिंग। तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम अगेन 43
और थ्रेडिंग का टाइम कितना है, फिर से वहां से देख लेंगे जो एडिशन, इट इज 37, इट विल बी व्हाट 37, तो 43 minus 37, so let's start with the fifth question. Find the sequence that minimizes the total elapsed time to complete the following jobs in the order AB. Find the total elapsed time and idle time for the both the machine. तो सेम वे वैसे ही करना है. सबसे पहले मैं यहाँ पे उनका एडिशन कर लेता हूँ टोटल. तो 7 + 16 9 23, 23 + 19 42 + 10 52 + 14 52 + 14 66 66 + 15 81 + 5 86. Next, 7 + 5 12 + 6 18 22 26 28 2 3 4 5 6 7 78. और इसमें ये नहीं जाएगी मिनट से कि आवर से, तो रहने दो इसको जैसा वैसे रहने दो, फिर यूनिट मत लिखो. फिर अब फिर से वही चीज कि हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस निकालेंगे. सो हियर विल राइट मशीन इज मशीन ए और मशीन बी. तो 1 2 3 4 5 6 7 किस ऑर्डर में लेना है. सबसे पहले मिनिमम वैल्यू देखेंगे. सबसे मिनिमम क्या दिख रहा है मुझे इसमें, आई कैन सी 5. 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, मतलब नीचे भी है और ऊपर भी है. तो जो नीचे रहेगा वो जॉब बी के साइड लिखेंगे और जो ऊपर आएगा वो जॉब ए के साइड. तो ये नीचे मतलब 6th 7th, ये भी 5th, बट ये ऊपर है. तो अभी ये जॉब चले गए, तो इस पे ध्यान मत दो. बाकी सब में मिनिमम क्या वो ढूंढो अभी. तो बाकी सब में 7 दिखाई दे रहा है विच इज ऊपर है मशीन ए साइड. कौन सा जॉब है, फर्स्ट. ये भी चला गया. तो बाकी सब में मिनिमम क्या वो देखो. तो इट इज 10, बट 10 ऊपर और नीचे सेम पोजीशन पे. तो यू कैन राइट एनीवेयर, या तो यहाँ पे लिखो या तो यहाँ पे लिखो. आई एम कंसिडरिंग एज ऊपर 10, तो मतलब आई एम राइटिंग टूवर्ड्स दिस साइड 5 1 4. ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो. फिर बचा अभी 19, सॉरी 10 हो गया, मतलब बचे ये दो लो. इसमें मिनिमम क्या है, 14. 14 नीचे भी है और ऊपर भी है. तो ऊपर है मतलब 5 यहाँ पर आएगा और नीचे है मतलब 3 यहाँ पर भी आएगा. ये तुम्हारा सीक्वेंस हुआ 5 1 4 5 1 4 एंड दिस इज. जी लास्ट में यहाँ पे 7 था ना, नहीं 6 था ना, और हाँ ये सर, 7 6 था. मशीन भी है, 7 ए. 7 ये है फर्स्ट वाला था. 7 1 4 5 3 6 7 1 4 5 3 6. और करके तुम्हारे पास एक और ऑप्शन था ना, क्योंकि 10 तो मैंने ऊपर लिया, अगर 10 नीचे रहता तो अगर समझो 10 नीचे रहता तो मतलब स्टार्टिंग के जॉब जो थे वैसे ही रहेंगे. मतलब यहाँ पे 7, मतलब ये, फिर 6 ये, फिर मेरे पास 7 देखा था जो कि ऊपर था 1, और उसके बाद फिर मैंने देखा 10, बट मैंने ऊपर लिया था तो इस साइड लिखा था, अगर नीचे होता तो यहाँ पे लिखता मैं. तो यहाँ पे 4 आता. और उसके बाद बचे फिर सेकेंड थर्ड और फिफ्थ. सेकेंड थर्ड और फिफ्थ, जिसमें 14th ऊपर आ रहा है, तो फिफ्थ यहाँ पर आएगा और 14th यहाँ पर आ रहा है नीचे. एक मिनट रुको, आई थिंक मैंने सेकेंड जॉब लिया ही नहीं, उसको क्रॉस किया ही नहीं मैं. फिर से मैं लिख देता हूँ, एक जॉब कम लग रहा था वही मुझे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से ए, और यहाँ पे मैं बी लिख दे रहा हूँ. तो सबसे पहले 5 था दोनों साइड ऊपर नीचे, तो 7 और 6. 7 ऊपर है और 6 नीचे, तो ये दो जॉब गए.
फिर मैंने देखा इन बाकी समय फ्रॉम 1 to 5 मिनिमम 7 दिया जो कि ऊपर है, तो ये भी जॉब चला गया। 3 बचे 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 में मिनिमम 10 दिखा, तो 10 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ऊपर मैंने कंसिडर किया था कि ऊपर लेंगे, तो यहाँ पे तुम्हारा 4 आ गया जॉब, तो मतलब ये भी चला गया। तो बचा 2 3 5, 2 3 5, और उन तीनों में मिनिमम 14 दिख रहा है। एक ऊपर है और दो नीचे है। 14 ही मिनिमम है, लेकिन एक ऊपर है दो नीचे। जो ऊपर है वो तो अकेला, दैट इज फिफ्थ जॉब है, तो फिफ्थ जॉब यहाँ पर आ जाएगा। बचा 2 और 3, दोनों जॉब नीचे ही आ रहे हैं, तो मतलब दोनों मशीन बी के टुवर्ड्स आएंगे। बट 2 3 लिखो कि 3 2, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो। अगर दोनों सेम प्लेस पे है, दोनों 14 14 है और दोनों ही नीचे आ रहे हैं, तो 2 और 3 लिखो या 3 और 2 लिखो, दोनों में से कोई भी चलेगा, तो 2 और 3। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव सीक्वेंस 7 1 4 5 2 3 6। ठीक है, इसके और भी ऑप्शन हो सकते हैं, बिकॉज मैंने 2 और 3 लिखा, किसी ने 3 और 2 लिखा तो भी चलेगा। तो अगर मैं उस वे से करूं, अगर चाहो तो मैं वो ऑप्शन भी बता दे रहा हूं, बट एक ही ऑप्शन करके सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। हियर आई एम राइटिंग ए एंड हियर आई एम राइटिंग बी। तो तुम्हारा जो 7 था उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि 7 फिक्स था, 6 भी फिक्स था, फर्स्ट भी फिक्स था। 4 तुम्हारा ऊपर नहीं नीचे भी हो सकता है, तो अगर मैं नीचे लूंगा तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बचा 2 3 5, 2 3 5, 14 ऊपर है तो 5 यहीं पे आएगा। बचा 2 और 3, तो मैंने 2 और 3 लिखा, हो सकता है किसी ने 3 और 2 लिखे, तो ये सीक्वेंस भी करेक्ट है। तो मतलब इसके मल्टीपल ऑप्शन है, मतलब ए भी करेक्ट है या दूसरा वाला जो मैंने ऑप्शन लिखा वो भी करेक्ट है। ठीक है, एक बार तुमने ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर पूरा चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सीक्वेंस, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी। सीक्वेंस में तुम्हारे पास वैल्यूज, तुम्हारे पास क्या है 7 1 4 5 2 4 5 2 3 6। ए और बी दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इन टाइम दैट इज आई टी ओ टी, आउट टाइम। बी को भी इन टाइम एंड आउट टाइम। ठीक है, लेट्स मेक चार्ट। ओके, अभी सिर्फ मशीन ए पे फोकस करना है, दैट्स इट। विल हैव टू फोकस ऑन मशीन ए ओनली। विल स्टार्ट विथ ए। तो पहला सीक्वेंस 7 था, तो चाहो तो मैं यहाँ पे भी इरेज कर दे रहा हूँ वैल्यूज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, 7th। तो ए पे ही फोकस करो, ऊपर टॉप की वैल्यूज, एंड कीप ऑन एडिंग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। 7th जॉब है, 5 मिनट्स पकड़ते, 5 मिनट्स के लिए तो 0 प्लस 5, तो मशीन ए 5 मिनट्स के लिए बिजी रहेगी फॉर डूइंग 7th जॉब। नेक्स्ट जॉब आफ्टर 5 मिनट्स, फर्स्ट 7, तो 5 प्लस 7 12। नेक्स्ट जॉब आफ्टर 12 मिनट्स 4, which is 10, 12 plus 10 22, 22 fifth job, which is 14, 22 plus 14 36, 36 next job 2, 16, 52, 52 next job third 19, 52 plus 19 52 71, then 71 sixth job 15 86। तो ए के लिए कोई कंडीशन नहीं, जस्ट कीप ऑन एडिंग, कीप ऑन एडिंग, लाइक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते थे ना वैसे ही है, बट इसका जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है, बट ऐड वैसे ही करना, 0 फिर 5, 5 के बाद नेक्स्ट 12, 12 के बाद नेक्स्ट 10 ऐड करना है, फिर नेक्स्ट, एंड कीप ऑन एडिंग।
बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, जॉब का सीक्वेंस वही रहेगा बट ए को भी ध्यान में रखना है. सो लेट्स स्टार्ट. 7th, बी पे आओ तो भी लोअर वैल्यू ध्यान देना है. पहला टाइम स्टार्ट होगा आफ्टर 5. 7, 7, तो 5 + 7 विच इज 12. देन 12, 12 चलेगा, अगर सेम वैल्यू रही तो भी चलेगा, कम नहीं होना चाहिए, बस याद रखना, क्योंकि जैसी हुआ वैसी ले भी सकता है ना, दैट इज ओके. 12, फर्स्ट जॉब, अगेन 12 विच इज 24. 24 भी चलेगा क्योंकि ये 22 है. फोर्थ जॉब, 10 दिया है, तो 24 + 10, 34. 34 नहीं चलेगा बिकॉज 34 लेस हो जाएगा और जॉब ले नहीं सकता वो, तो वेट करेगा. 36, एंड नेक्स्ट जॉब इज 5. 36 + 16, 52. 52 इज ओके, परफेक्ट, ले सकता है. सेकेंड जॉब, 50, सेकेंड जॉब 14 है. 52 + 14, 64. 64 नहीं हो पाएगा बिकॉज 71 तक वो बिजी है, तो वेट करेगा. तो यहाँ पे आई विल राइट 71, द सेम वैल्यूज आई विल राइट, एंड देन द थर्ड जॉब विल स्टार्ट प्रोसेसिंग फॉर 14. तो 71 + 14, 85. 85 अगेन 1 आवर लेस है, तो 86, 1 मिनट सॉरी, तो 86 कम रहेगा तो हमेशा सेम वैल्यू कॉपी कर दो. 86 एंड सिक्स 5 विच इज 91. ये तुम्हारा हुआ टोटल elapsed टाइम 91. Here I will write total elapsed time 91. It should be minutes, दिया रहना चाहिए लेकिन दिया नहीं है, but minutes में. And then I will write idle time for machine A. तो मशीन ए का निकालने के लिए जो भी टोटल elapsed टाइम आया वो माइनस सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन ए. तो टोटल elapsed टाइम 91 मिनट्स है, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम कितना है उनका, ए का 86. तो जो हमने स्टार्टिंग में एडिशन किया वो लास्ट में यूज करने वाले हैं, तो 91 - 86 इज 5 मिनट्स. तो मशीन ए 5 मिनट्स के लिए फ्री थी. एंड सिमिलरली आई विल कैलकुलेट आइडल टाइम फॉर मशीन बी. टोटल elapsed टाइम माइनस सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम फॉर बी. तो टोटल elapsed टाइम इज 91 and B का total processing time was 78. 13 मिनट्स. तो पहले का आंसर 5 मिनट्स एंड दूसरे का आंसर 30 मिनट्स. सो दिस रिप्रेजेंटिंग द आइडल टाइम एंड टोटल elapsed टाइम. सो दिस इज द डिफिकल्टी लेवल, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, दिस इज द मैक्सिमम. बस तुम्हें एडिशन करना है प्रॉपर. सपोज इफ वी हैव 3 मशीन प्रॉब्लम. सो 3 मशीन प्रॉब्लम में तुम्हारे पास 3 रो दिए रहेंगे. फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड रो का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड थर्ड रो का मिनिमम. इसका मतलब मेरा ए और सी मिनिमम है, ओनली बी मैक्सिमम है. तो इन दो में से कोई भी एक कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए. दोनों वेरीफाई नहीं होगी, कोई भी एक कंडीशन. कंडीशन ये है कि ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी. अगर एक भी कंडीशन वेरीफाई हो रही है, एक, तो 3 मशीन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इन 2 मशीन प्रॉब्लम. और एक बार कन्वर्ट हो गया तो उसको फिर 2 मशीन के थ्रू सॉल्व करेंगे सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए. आई विल स्टार्ट विद एग्जांपल, देन इट विल बी मोर क्लियर. सो तुम्हारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
find the optimal sequence that minimizes total time required to complete the following job in order A, B, C. The processing time are as given in hours. So let's start. तुम्हारे पास 3 जॉब दिए हुए, सबसे पहले इनका टोटल निकाल दो बिकॉज मुझे सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम चाहिए एट द एंड. तो सबको ऐड कर लेते. 6 + 7 13 + 5 18 + 6 24 + 11 35 35 + 7 42 + 12 54. Second, 4 + 3 7 2 9 5 14 15 20 23. 3 + 8 11 + 7 18 + 4 22 9 31 8 39 7 46. ओके, सबसे पहला स्टेप जो तुम्हारे पास मशीन ए, उसमें से हम लोग ढूंढेंगे मिनिमम क्या है, ए का मिनिमम. सो ए का मिनिमम जो तुम्हारे पास वैल्यूज है 6 7 5 11 6 7 12, तो मिनिमम 5 दिया हुआ है. बी में मैक्सिमम ढूंढेंगे. व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ बी? 4 3 2 5 1 5 3, मैक्सिमम 5 दिया हुआ है. और मिनिमम ऑफ सी, सी का मिनिमम ढूंढेंगे. इट्स 3. ये मेरा ए होता है, ये मेरा बी होता है, ये मेरा सी होता है. या तो ए बी से इक्वल या बड़ा, या तो सी बी से इक्वल या बड़ा. तो यहाँ पे कंडीशन वेरीफाइड हो रही है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी. वेरीफाइड. तो यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिखो. व्हाट इज माय ए? दैट इज मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी. वेरीफाइड. तो वेरीफाइड हो गया, इसका मतलब 3 मशीन प्रॉब्लम can be converted in 2 machine problem. Three machine problem can be converted in 2 machine problem. तो अभी 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कंसिडर टू फिक्टिशियस, मतलब ऐसा कोई मशीन नहीं है, बस मैं अज्यूम कर रहा हूं. कंसिडर 2 फिक्टिशियस मशीन. एबीसी तो दिया था, डी और ई. तो जो तुम्हारा डी रहेगा दैट विल बी ए प्लस बी, एंड जो तुम्हारा ई रहेगा दैट विल बी बी प्लस सी. मतलब ए और बी को ऐड करेंगे तो डी मिलेगा, और बी और सी को ऐड करेंगे तो ई मिलेगा. दिस इज माय मशीन डी. ठीक है. नाउ तो यहाँ पे आई विल राइट ऊपर 1 4 7. Here I will write machine D and machine E. This is I'm doing only for to get the sequence. Okay. तो मशीन डी क्या है? ए और बी का एडिशन है. ए और बी की वैल्यूज को ऐड करना है. 6 + 4 7 + 3 5 + 2 11 + 5 6 + 1 7 + 5 and 12 + 3. And similarly machine E के लिए I'll have to add B and C. 4 + 3 3 + 8 7 + 2 5 + 4 9 + 1 8 + 5 and 7 + 3 10. ठीक है. Now we'll write the sequence. तो सीक्वेंस यहाँ पे लिखेंगे D और यहाँ पे लिखेंगे E. अब 2 मशीन का सीक्वेंस तो पता नहीं कैसे. सबसे मिनिमम ढूंढेंगे सब में क्या है. तो मिनिमम सब में 7, 2 ऊपर है और एक नीचे है. तो जो ऊपर है डी के साइड लिखेंगे 3rd and 5th. तो यहाँ पर आएगा 3rd और यहाँ पर आएगा 5th, और नीचे जो 7 है वो यहाँ पर आएगा 1st. तो मतलब मेरे पास ये जॉब गया, ये जॉब गया, और ये 3 मशीन जा चुके हैं. 3 5 और 1.
बाकी सब जो दिख रहा है उसमें मिनिमम क्या वो ढूंढेंगे, तो 9। बाकी मशीन 2, 4, 6, 7 में मिनिमम क्या है 9, जो कि नीचे है। तो मशीन ई के टूवर्ड्स आएगा फोर्थ, क्या आएगा फोर्थ। तो यहाँ पे आएगा मेरा फोर्थ, तो ये भी चला गया। बचा है 2, 6 और 7 में मिनिमम क्या है 10। 10 ऊपर भी आ रहा है, 10 नीचे भी आ रहा है, तो जो ऊपर आ रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे 2, और जो नीचे 10 आ रहा है वो 7 यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 भी गया और 7 भी गया, बचा 6, वो बीच में आ जाएगा। तो तुम्हारे पास सीक्वेंस मिला 3, 5, 2, 6, 7, 4, 1, बस। तो जो मैंने इतना सारा वेरीफाइड किया, मशीन डी मशीन ई निकालना, ओनली टू गेट द सीक्वेंस ओनली, तो इनका मशीन का काम खत्म हो गया। तो एक बार डी और ई का काम बस इतना ही है कि यू हैव टू गेट द सीक्वेंस। सो वंस यू आर डन विद द सीक्वेंस, फिर हम लोग ओरिजिनल सम्स पे आएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। यहाँ पे वी गॉट द सीक्वेंस। तो पहला सीक्वेंस क्या है बोल दो मुझे एक बार। इट इज 3, 5, 2, 6। 3, 5, 2, 6, 7, 4, 1, 7, 4, 1। अब जो अपना ओरिजिनल सम से उसी पे ध्यान देंगे। 3 मशीन है, तो यहाँ पे जो हम लोग 2 लिखते थे अभी 3 लिखेंगे, ए बी एंड सी। हर एक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम, इन टाइम आउट टाइम। अब डी और ई का काम खत्म, उसका काम बस इतना ही था कि वी जस्ट नीड टू गेट द सीक्वेंस। अब हम लोग ओरिजिनल सम्स पे देखेंगे और इसके थ्रू ही सॉल्व करेंगे अभी। सीक्वेंस हर एक को 2 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर ए। तो भी जैसा हम लोग पहले करते थे वैसे ए पे फोकस करेंगे। ए के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे थर्ड 0 आएगा, थर्ड जॉब 5, तो यहाँ पे आएगा 5, 5 कॉपी। नेक्स्ट फिफ्थ जॉब फॉर 6, 5 + 6 11, 11 सेकेंड जॉब 7, 11 + 7 18, 18 सिक्स्थ जॉब, सिक्स्थ जॉब 7 है, तो 18 + 7 25, 25 सेवेंथ जॉब 12, 37, 37 फोर्थ जॉब 11, 48, 48 फर्स्ट जॉब 6, 54, डन। बी के लिए सेम, आउट टाइम भी चेक करेंगे और ऐड करते भी रहेंगे, बट स्टार्ट करेंगे पहला 5 से। थर्ड जॉब, अभी मशीन बी पे ध्यान दो, तो बी की वैल्यू जो है 4, 3, 2, 5, 1, 5, 3। अब यही सब ऐड करेंगे। थर्ड 5 + 2 7, 7, लेकिन लेस नहीं होना चाहिए, लेस हुआ तो सेम वैल्यू कॉपी कर दो, हमेशा चेक करते रहो। 11, 5, 1 है, तो 11 में 1 ऐड करेंगे 12, फिर 12 कॉपी नहीं कर सकते, 18 लिखेंगे। सेकेंड जॉब 3 है, 18 + 3 21, 21 कॉपी नहीं करेंगे, 25 लिखेंगे। 25 के बाद सिक्स्थ जॉब विच इज 5, 25 + 5 30, 30 कॉपी नहीं करेंगे, 37 लिखेंगे, सेम वैल्यूज। सेवेंथ जॉब 3, 37 + 3 40, 40 नहीं आएगा बल्कि 48 आएगा। फोर्थ जॉब 5, 48 + 5 53, बट 53 भी नहीं, 54 कॉपी करेंगे एंड विल राइट द फर्स्ट जॉब 58। अब जैसा मैंने बी सॉल्व करते वक्त ए का आउट टाइम फोकस किया था, वैसे सी सॉल्व करते वक्त बी का आउट टाइम फोकस करेंगे।
और बी का जो 7 आउट टाइम है पहला वाला वैसे कॉपी कर देंगे, मतलब सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। 7, अब सी पे ध्यान देंगे। 7 पहला जॉब है थर्ड, विच इज अगेन 7, 7 + 7 14, 14 चलेगा, ज्यादा रहेगा बड़ा रहेगा चलेगा। 14 फिफ्थ 9 23, 23 चलेगा। 23 सेकेंड 8 31, 31 चलेगा। 31 में सिक्स्थ जॉब 8 39, 39 नहीं चलेगा, विल हैव टू राइट 40, 40 का 7th 7, 40 + 7 47, 47 नहीं, इट विल बी 53, फोर्थ 4 है तो 53 + 4 57, 57 नहीं 58 एंड 1 61। तो ये तुम्हारा हुआ टोटल लास्ट 61, विच इज टोटल elapsed टाइम। Here I am writing total elapsed time which is 61 minutes। और यहाँ पे तुम्हें आइडल टाइम निकालना, तो आइडल हर एक का निकालेंगे। सबसे पहले आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फॉर मशीन ए, तो यहाँ पे आई विल राइट आइडल टाइम फॉर ए। तो ए के कैसे निकालेंगे, मेथड वही, टोटल elapsed टाइम माइनस सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम फॉर मशीन ए। तो टोटल elapsed टाइम 61 और ए का प्रोसेसिंग टाइम हमने पहले ही ऐड किया था 54 है। 61 माइनस 54 ऐड सबट्रैक्ट करो तो 7 मिनट्स। फिर आइडल टाइम फॉर बी, अगर बी के लिए निकालेंगे अगेन टोटल elapsed टाइम 61 और बी का प्रोसेसिंग टाइम कितना है 23, तो 61 माइनस 23 38 and will calculate idle time for machine C। C के लिए अगेन 61 माइनस C का जो तुम्हारा प्रोसेसिंग टाइम है 46, 15, तो 15 मिनट्स के लिए C फ्री था। तो दिस इज ऑल अबाउट 3 मशीन प्रॉब्लम। तो जो आगे की क्वेश्चन सिमिलर टाइप के है, सेकेंड एंड 7th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है ऑफ 3 मशीन प्रॉब्लम। तो 3 मशीन प्रॉब्लम सिमिलर है, बस तुम्हें सीक्वेंस निकालने के लिए पहले कंडीशन वेरीफाई करना जो कि होगी 100%, और इसके बाद 2 एक्स्ट्रा मशीन निकालनी है जो एडिशन रहेगा टॉप 2 एंड बॉटम 2 का। और सीक्वेंस निकालने के बाद फिर से हम लोग प्रॉपरली जैसा हम लोग पहले करते थे उसी के अकॉर्डिंगली फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है।